हेलो एवरीवन, आज हम करंट के द हिंदू के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे टॉपिक क्या रहेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक होगा कि लद्दाख की कोटा अधिवास स्थिति है, उस पर नई नीतियां जो बनाने की बात चल रही है उसके बारे में हम देखेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा संबंध है उन पर जो अमेरिका से मतलब कि जो अमेरिका से अलग होकर मतलब कि अमेरिका की जो छाया है उससे साइड होकर ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध बना रहा है, रक्षा संबंध, उसके बारे में हम देखेंगे। राजगीर झील की बैक्टीरिया में रोगाणुरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उसका जिक्र आया। तो अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक है लद्दाख को कोटा अधिवास स्थिति पर नई नीतियां मिली हैं। गैर लद्दाखियों को मूल निवासी माने जाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में 15 साल तक रहना होगा। 80% सरकारी नौकरियां एसटी के लिए आरक्षित होने की संभावना है। हिल काउंसिल की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो ये नई नीतियां बनाई जा रही हैं लद्दाख में। चर्चा में क्यों है न्यूज़। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लद्दाख के लिए कई ऐतिहासिक नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें 85% तक आरक्षण, अधिवास स्थिति के लिए 15 साल तक की निवास की आवश्यकता, महिलाओं के लिए पर्वतीय परिषदों में 1/3 सीटें आरक्षित करना। पर्वतीय परिषद मतलब जो पर्वतों के क्षेत्रों में जो परिषदें काउंसिल्स बनी हुई हैं उसमें 1/3 सीटें। इट मीन्स कि 3 में से एक, जो अगर 3 मेंबर है तो उसमें एक महिला होना जरूरी है। तो ऐसी एक क्राइटेरिया तय किया जा रहा है। और 5 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देना। 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अपनी सांस्कृतिक पहचान, रोजगार अवसरों और संसाधनों की रक्षा के लिए विशेष नीतियों की मांग कर रहे थे। 2019 से ये मांग की जा रही है, लेकिन अब जाके ये मांग पूरी हो रही है। इन मांगों में 6ठी अनुसूची और अधिवास नियम प्रमुख थे। मंजूरी और अधिसूचना इसकी कब हुई? मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन नीतियों को मंजूरी दे दी थी और 2 और 3 जून 2025 को इन्हें आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया। मतलब मंजूरी तो इन्हें मार्च में मिल चुकी थी, लेकिन अब इसको अनाउंस भी किया जा चुका है। ये नियम जो है 3 जून 2025 से प्रभावी है, मतलब 3 जून से ये पूरी नीतियाँ लागू कर दी हैं। इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं नई नीतियों में? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 85% आरक्षण किया गया है। इसका विवरण क्या है कि लद्दाख में सभी नौकरियों में एसटी जनजातियों के लिए 85% आरक्षण लागू किया गया है। ये नीति लद्दाख की 80% एसटी आबादी, मतलब लद्दाख में जो एसटी की आबादी अगर हम देखें, आबादी का प्रतिशत 80% है, उसमें जो खास करके जो जनजातियां हैं चांगपा, बाल्टी और बोटी, इनको रोजगार में प्राथमिकता देती है। मतलब ऐसी नीतियां लाई गई हैं जो जनजातियां पिछड़े तौर पर मतलब पीछे रह चुकी हैं आर्थिक सामाजिक तौर पर, तो उन्हें अब आरक्षण दिया जा रहा है। लागू क्षेत्र कौन सा होगा? ये आरक्षण केंद्र शासित प्रदेश में सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां और अन्य संबंधित भर्तियों पर लागू होगा। मतलब जो लद्दाख यूटी है उसमें हर एक विभाग में जो सरकारी विभाग है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, उससे संबंधित कोई भी नौकरी आती है तो उन सभी में इन आरक्षण को लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय एसटी समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित करना। तो अधिवास नियम क्या है? 15 साल की निवास की शर्त रखी गई है इसमें। इस आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख में लगातार 15 साल तक रह रहे हैं। तो वैकल्पिक रूप से यदि कोई व्यक्ति लद्दाख में 7 साल तक पढ़ाई करता है और 10वीं 12वीं की परीक्षा यहीं से देता है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। प्रमाण पत्र प्रक्रिया क्या है? अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है स्थानीय प्रशासन, जो हम देखते हैं हर एक स्टेट में तहसील, जिला कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। और इसके लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य निवास संबंधी दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। कानूनी आधार क्या रहेगा इसका? लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नियमों को मंजूरी दी है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं
उनके लिए क्या आरक्षण किए गए हैं? EWS कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की मांग की गई थी और इसको अभी अधिसूचित किया गया है। EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया जो कि ST कोटे से अलग और इसके अलावा होगा। अगर ST कोटे का कोई लाभ ले रहा है तो उसके अलावा EWS का लाभ मिलेगा। यह उन गैर ST स्थानीय निवासियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अधिवास शर्तों को पूरा करते हैं। इसका लाभ क्या होगा? ST इस प्रावधान से गैर ST लेकिन स्थानीय निवासियों को भी सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेगा जिससे सामाजिक समावेशिता बढ़ेगी। अब देखिए, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद में महिला आरक्षण की बात की गई है तो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। लेह और कारगिल जिलों में जो LAHDC की कुल सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ये नियम स्थानीय निकाय चुनावों में लागू होगा। अगर इसका प्रभाव हम देखें, क्या प्रभाव पड़ेगा? इस नीति से मुस्लिम महिलाओं सहित सभी समुदायों की महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का मौका मिलेगा जिससे लद्दाख में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिल सकता है। अब देखिए, नीति का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा क्या रहेगा? कानूनी आधार है कि ये नीतियां संविधान के अनुच्छेद 371 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधानों के तहत बनाई गई हैं। प्रशासनिक कार्यान्वयन क्या है? लद्दाख प्रशासन और जिला सत्र के अधिकारी अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने और आरक्षण लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। मतलब कि जो जिला सत्र के अधिकारी हैं वो प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो करेंगे। नियमों की पारदर्शिता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब उनको अभी से ही जो दिशा निर्देश भेजे गए हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, वो एक नियमों को ट्रांसपेरेंसी से करने के लिए ऐसा किया गया है। अधिसूचना कब हुई इसकी? केंद्रीय गृह मंत्री और लद्दाख प्रशासन ने संयुक्त रूप से 2-3 जून 2025 को इन नीतियों को अधिसूचित किया था। अब देखिए, इन नीतियों का अगर हम देखें डिटेल में उद्देश्य और महत्व क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि स्थानीय सशक्तिकरण है। अगर वहाँ के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो इट मीन्स कि वो अपने आप को खुद को सशक्त महसूस करेंगे, बाकी लोगों के समान खुद को रख पाएंगे। लद्दाख के स्थानीय निवासी विशेष रूप से जो ST समुदाय के हैं उनको रोजगार शिक्षा में प्राथमिकता मिलेगी। सांस्कृतिक संरक्षण होगा। लद्दाख की अनूठी सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान को बाहरी प्रभावों से बचाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण होगा। LAHDC में महिला आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक समावेशिता होगा। EWS आरक्षण के जरिए गैर ST स्थानीय निवासियों को भी अवसर प्रदान करना, तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। अब देखिए, संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। अगर सकारात्मक प्रभाव की हम बात करें तो स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिल सकते हैं। लद्दाख की जो सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण होगा, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का उत्थान होगा। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो अधिवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना, ये एक चुनौती आ सकती है क्योंकि हम देखते हैं हर लेवल पे कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पर हमें करप्शन दिख जाता है। इसलिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी करने में बहुत मुश्किल आ सकती है, ये भी एक चुनौती रहेगी। गैर ST लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए अवसरों का संतुलन बनाए रखना। जो गैर ST हैं और लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनके लिए जो मौके हैं, मतलब जो उन्हें चांस मिलेंगे, अवसर मिलेंगे नौकरियों में, शिक्षा में, किसी भी क्षेत्र में, तो उनका आपस में बैलेंस बनाना भी एक चुनौती हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए गैर ST जो है उनको आरक्षण दिया जाता है तो इससे स्थानीय निवासियों में भी जो आक्रोश की भावना, गुस्से की भावना उत्पन्न हो सकती है और फिर ऐसे में गैर ST और स्थानीय निवासियों में जो विवाद है वो भी बढ़ सकता है। प्रशासनिक सत्र पर जो नीति लागू करने में संभावित देरी या जटिलताएं हो सकती हैं। अब देखिए, लद्दाख की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो बोटो जनजाति है, बोटी लद्दाख की सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ये लेह और आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। अगर इसकी संस्कृति की हम बात करें, बोटी समुदाय की संस्कृति तिब्बती बौद्ध प्रभावों से गहरे जुड़ी है। वे गोम्पा यानी कि बौद्ध मठ को गोम्पा कहा जाता है, जैसे हेमिस
और थिक्से से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय भाग लेते हैं। धार्मिक अनुष्ठान मतलब कोई भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, और बौद्ध मठों के धार्मिक कार्य गोम्पा और हेमिस गोम्पा हेमिस और थिक्से ये कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के नाम हैं। तो इनमें ये पूरी तरह से भाग लेते हैं। उनकी भाषा लद्दाखी है, ये तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। इनकी जीविका का साधन क्या है? ये परंपरागत रूप से खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं जिसमें याक और बकरियां पालते हैं, और व्यापार में संलग्न है। आधुनिक समय में कई बोटी सरकारी नीतियों और पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत है। मतलब कि सरकारी नौकरियों में ये समुदाय के लोग भी देखे जाते हैं और पर्यटन क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। नीति में प्रभाव क्या पड़ेगा? 85% जो एसटी आरक्षण के तहत बोटी समुदायों को सरकारी नौकरियों में शिक्षा में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद होगी। इसके बाद आती है बाल्टी जनजाति। बाल्टी जनजाति मुख्य रूप से जो कारगिल क्षेत्र में रहती है और इस्लाम धर्म का पालन करती है, और इस्लाम में भी सुन्नी और शिया दो तरह के संप्रदाय हैं। तो ये जो बाल्टी जनजाति शिया संप्रदाय का पालन करती है। वे तिब्बती मूल के हैं, लेकिन 14वीं-15वीं सदी में इस्लाम अपनाने के बाद उनकी संस्कृति में स्थानीय और इस्लामी तत्वों का मिश्रण होना शुरू हुआ। अगर इनकी संस्कृति देखें, बाल्टी लोग अपनी अनूठी भाषा बाल्टी, जो कि तिब्बती भाषा का एक रूप है, मतलब जो बाल्टी भाषा है वो तिब्बती भाषा का रूप है। पारंपरिक संगीत और नृत्य में भी गज़ल और रौफ इसके लिए जाने जाते हैं। उनकी वास्तुकला में तिब्बती और इस्लामी प्रभाव दिखाई देता है। इनकी जीविका के साधन क्या है? खेती, जिसमें खास तौर पर जौ, गेहूँ, खुबानी, पशुपालन और व्यापार उनकी प्रमुख आजीविका है। कारगिल में पर्यटन और सैन्य क्षेत्रों से भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नीति में प्रभाव क्या पड़ेगा? नई नीति के तहत बाल्टी समुदाय को भी एसटी कोटे में शामिल किया गया। ये कारगिल क्षेत्र में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में। इसके बाद आती है चांगपा जनजाति। ये एक खानाबदोश ट्राइब्स है जो चांग थांग पठार, जिसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से भी ज़्यादा रहती है। ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इनकी संस्कृति क्या है? चांगपा अपनी खानाबदोश जीवन शैली और पश्मीना बकरी, जो कि कश्मीरी शॉल के लिए ऊन प्रदान करती है। आपने सुना ही होगा कि पश्मीना शॉल जो कश्मीर की वो बहुत मतलब फेमस है, और अगर आपको पता हो तो इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और जो कश्मीरी शॉल के लिए यूज़ की जाती है ऊन, मतलब ये ऊन जिन बकरियों से मिलती है उनको पालती है ये चांगपा जनजाति। उनकी संस्कृति में तिब्बती बौद्ध परंपराएं जैसे कि लोसर उत्सव प्रमुख हैं। इनकी जीविका मुख्य रूप से तो ये पश्मीना बकरी और याक पालन करते हैं। कुछ चांगपा जो है पर्यटन और छोटे व्यवसायों में भी शामिल हो रहे हैं। नीति में क्या प्रभाव होगा? चांगपा जैसे छोटे और दूर से समुदाय के लिए 85% आरक्षण शिक्षा नीति और सरकारी नौकरियों तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि उनकी खानाबदोश जीवन शैली के कारण अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है। इसके बाद आती है ब्रोकपा जनजाति। इन्हें मिनारो या आर्यन भी कहा जाता है। मुख्य रूप से द्रास, दाहा, हानू और बटाली क्षेत्रों में रहते हैं। वे अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, कथित तौर पर आर्यन मूल के लिए प्रसिद्ध हैं। संस्कृति क्या है? ब्रोकपा की संस्कृति में प्राचीन परंपराएं हैं, जैसे कि बोन ना उत्सव और फूलों की सजावट शामिल है। वे बौद्ध धर्म और स्थानीय प्राचीन मान्यताओं का मिश्रण मानते हैं। उनकी भाषा दार्जिक समूह से संबंधित है। इनकी जीविका का साधन क्या रहेगा? खेती, जिसमें ये खुबानी, सेब और अखरोट की खेती करते हैं। साथ ही में पशुपालन भी करते हैं। पर्यटन में भी इनकी संस्कृति का एक आकर्षण प्रभाव पड़ता है। नीति में प्रभाव होगा कि अगर ब्रोकपा को जो आरक्षण मिलेगा तो इनको लाभ मिलेगा, तो जिससे उनकी छोटी आबादी मतलब लगभग 2000 से 3000 को शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। अन्य छोटी जनजातियां कौन सी हैं? पूरिक जनजाति है, जो कारगिल क्षेत्र में रहने वाली एक अन्य जनजाति है। मूल रूप से इस्लाम का पालन करती है। इसकी संस्कृति बाल्टी से मिलती जुलती है। गारा और बेदा जनजाति ये छोटे छोटे समुदाय हैं जो पारंपरिक रूप से संगीतकार, शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। लेह और आसपास के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं।
इसके बाद मोन जनजाति, लेह में रहने वाले संगीतकार और कारगिल समुदाय जो कि बौद्ध संस्कृति का हिस्सा हैं। अब देखिए जनजातीय आबादी का अनुपात क्या है लद्दाख में। लद्दाख की कुल आबादी लगभग 2.74 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर आज का डेटा हम देखेंगे तो ये बढ़ चुकी होगी। में एसटी समुदायों की हिस्सेदारी लगभग 80% है। पोटी और बाल्टी सबसे बड़े समुदाय हैं, जबकि चांगपा और ब्रोकपा छोटे लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये भी महत्वपूर्ण है। कारगिल में बाल्टी और पूरिक समुदायों का प्रभुत्व है, जबकि लेह में बोटी और चांगपा अधिक है। मतलब जो कारगिल का क्षेत्र है वहाँ पर बाल्टी और पूरिक जो ट्राइब्स हैं उनका ज़्यादा प्रभुत्व है, वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है इनको। जबकि लेह में बोटी और चांगपा जो है यहाँ पर मतलब बोटी और चांगपा जो इनका ज़्यादा अधिक प्रभाव है। तो अब देखिए हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टाइज बियॉन्ड अमेरिकन शैडोज। मतलब कि अमेरिकन शैडो के साइड पे होकर, मतलब अमेरिका का प्रभाव ना पड़े, इस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो डिफेंस रिलेटेड जो अपने व्यापार को शुरू किया है। चर्चा में क्यों है? भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने रक्षा संबंधों को अमेरिका और क्वाड जैसे बहुपक्षीय ढांचे से परे एक स्वतंत्र साझेदारी के रूप में विकसित कर रहे हैं। मतलब जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंध हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका और क्वाड के बहुपक्षीय ढांचे से साइड होकर। यह दोनों देशों की स्वतंत्र रणनीति, प्राथमिकताओं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों को दर्शाते हैं। अमेरिका की शीतल और लेन देन आधारित सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के जवाब में भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने रक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। ये साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता, स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के जरिए ये क्वाड कंट्रीज दिखाई गई हैं, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड्रिलेटरल आपने सुना होगा जिसे चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसी तरह से क्वाड का अर्थ है कि जो चार देशों के बीच कोई आपस में जो भी गठबंधन, जो नीतियाँ, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो अब भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है वो इन देशों के साइड होकर, मतलब इन देशों को बीच में ना लाकर अपनी अलग से जो डिफेंस पॉलिसीज़ हैं, डिफेंस डेवलपमेंट करते जा रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंधों की शुरुआत औपनिवेशिक काल से शुरू हुई, जब दोनों ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंध थे, खास करके बंगाल से ऑस्ट्रेलियाई कॉलोनियों को आपूर्ति के लिए। स्वतंत्रता के बाद भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी गठबंधन, जिसमें एंजुज के प्रति झुकाव के कारण रक्षा सहयोग सीमित रहा है। 21वीं सदी में खास करके 2000 दशक के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और भू राजनीतिक बदलावों ने दोनों देशों को करीब लाया है। 2007 में क्वाड की शुरुआत और 2020 में इसके पुनरुद्धार ने इस सहयोग को गति दी है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध केवल क्वाड तक सीमित नहीं है। तो अब क्वाड से हटकर भी ये भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने संबंध बना रहे हैं। रक्षा सहयोग के प्रमुख आयाम क्या रहेंगे? रक्षा समझौते और संधियां की जाएंगी, जैसे कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट 2020। जून 2020 में वर्चुअल समिट के दौरान दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता उन देशों की सेनाओं को, मतलब जो दोनों देश हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो सेना है उनको एक दूसरे के साथ सैन्य अड्डों और लॉजिस्टिक सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे संयुक्त अभियानों की क्षमता बढ़ती है। सामरिक और तकनीकी सहयोग कैसे मतलब ये भी एक आयाम है। दोनों देश जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ उच्च स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्राथमिकता दी है। अब देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच होने वाला नौ सैनिक अभ्यास जो मालाबार अभ्यास है, हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक मंच है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इस अभ्यास की मेज़बानी की थी।
जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का एक प्रतीक है। तो ये एक्सरसाइज मालाबार चारों देशों के बीच होती है। अब देखिए ऑजी इंडेक्स क्या है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो समुद्री युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री गश्त पर केंद्रित है। तालिस्मान सेबर क्या है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था। ये भी एक एक्सरसाइज है। अमेरिका जो कि सामरिक समन्वय को मजबूत करता है। पिच ब्लैक और अन्य अभ्यास जो हैं अमेरिका के नेतृत्व में होने वाले वायुसेना अभ्यासों में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। तो ये सभी अभ्यास हैं जो कि जिन देशों के बीच हुए हैं। पहला जो ऑसी इंडेक्स है ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, तालिस्मान ये भी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच और अन्य अन्य देश जो हैं अमेरिका के साथ भी हुआ है। और पिच ब्लैक और अन्य अभ्यास हैं ये भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। रक्षा, व्यापार और निवेश, दुर्लभ खनिज साझेदारियां। दोनों देशों ने 2020 में 3 साल की दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के लिए 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। तो ये 2020 की बात है। ये रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हथियार और प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करने में रुचि दिखाई है, खास करके साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री ड्रोन जैसे क्षेत्रों में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए खुफिया और साइबर सहयोग क्या है। दोनों देश साइबर खतरों और आतंकवादों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने में सक्रिय हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रों में समुद्री डकैती, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए समन्वय बढ़ा है। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने साइबर हमलों की बढ़ती चुनौतियों का जिक्र किया था, जिसके जवाब में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया है। अब देखिए अमेरिका प्रभाव से ये परे कैसे है और स्वतंत्र पहचान कैसे है। साझा हिंद प्रशांत दृष्टिकोण है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र है, खुले और नियम आधारित व्यवस्था के समर्थक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2017 की विदेश नीति श्वेत पत्र में भारत को प्रथम सत्र का साझेदार माना गया है, जो कि हिंद महासागर की स्थिरता और नौवहन स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सहयोग करता है। ये दृष्टिकोण केवल अमेरिका के साथ तालमेल तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय हितों जैसे कि समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों की रक्षा पर आधारित है। द्विपक्षीय प्राथमिकताएं क्या हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रक्षा नीतियों में स्वायत्तता बनाए रखी है। अगर उदाहरण से हम देखें, भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति और ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताएं दोनों देशों को एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अनुमति देती हैं, बिना किसी अमेरिकी दबाव के। तो जो द्विपक्षीय प्राथमिकताएं की गई हैं, जिसमें गुटनिरपेक्ष नीति भारत और ऑस्ट्रेलिया की है, इसमें अमेरिका का दबाव नहीं बन पाता। MLSA जैसे समझौते और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जैसे कि ऑसी इंडेक्स इस बात का प्रूफ है कि दोनों देश अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दे रहे हैं। सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। भारतीय मध्यवर्गीय में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रणाली के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, जो रक्षा सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा देता है। यह अमेरिकी प्रभाव से स्वतंत्र एक मजबूत आधार प्रदान करता है। क्षेत्रीय संतुलन। ऑस्ट्रेलिया ने हाल के वर्षों में चीन के साथ संबंधों में नरमी लाने की कोशिश की है, जबकि भारत ने भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियों के तहत रूस और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखे हैं। ये दर्शाता है कि दोनों देश केवल अमेरिका के नेतृत्व में नहीं चलते। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ अमेरिका के दबाव पर कोई दोनों देश नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्रीय और वैश्विक हितों को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अब देखिए इनके रक्षा जो संबंध बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ चुनौतियां और बाधाएं भी उत्पन्न होंगी। तो सबसे पहली जो बाधा रहेगी खालिस्तानी समर्थन गतिविधियां। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय प्रवासियों और मंदिरों पर हमले ने तनाव पैदा कर दिया है।
मतलब जो भारतीय प्रवासी हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं और जो मंदिर है उन पर जो हमले होने से तनाव बढ़ता जा रहा है। वीज़ा प्रतिबंध। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय पेशेवर और छात्रों के लिए वीज़ा नियमों को आसान करने की मांग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने स्थानीय बेरोजगारों का हवाला देकर इसमें अनिच्छा दिखाई है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इन नियमों को कोई आसान नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अडानी कोयला खदान विवाद है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी की कोयला खदान परियोजना पर विरोध ने दोनों देशों के बीच कुछ तनाव उत्पन्न कर दिए हैं। चीन के साथ संबंध। ऑस्ट्रेलिया की चीन के साथ नरम नीति और भारत की रूस के साथ रक्षा साझेदारी कभी कभी दोनों देशों के बीच रणनीतिक दृष्टिकोण में भिन्नता पैदा कर सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का झुकाव जो है ऑस्ट्रेलिया का जो स्वभाव वो चीन की तरफ नरम है और भारत का रूस की तरफ। हाल ही की प्रगति की अगर हम बात करें 2023 से 25 के बीच का डेटा हम देखें तो 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने मार्च 2023 में भारत का दौरा किया था, जिसका उद्देश्य रक्षा, व्यापार और निवेश को मजबूत करना। मालाबार अभ्यास 2023 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसकी मेज़बानी की गई, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया था और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और ज़्यादा मतलब गहरा किया गया। आर्थिक और व्यापारिक समझौता। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते ने रक्षा सहयोग के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया है। सामरिक संवाद। दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद ने रक्षा और विदेश नीतियों पर स्वायत्त समन्वय को और मजबूत किया है। भविष्य की संभावनाएं क्या रह सकती हैं? हिंद प्रशांत में नेतृत्व। भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत नेतृत्व में क्षेत्र में एक स्वतंत्र नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, जो कि अमेरिकी प्रभाव से परे उनकी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार। रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग में दोनों देशों के बीच संभावनाएं अपार हैं। क्षेत्रीय स्थिरता क्या है? दोनों देश दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ भविष्य की संभावनाएं दी गई हैं कि भविष्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कौन कौन से क्षेत्र में खुद को विकसित कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा हिंदू का तीसरा टॉपिक क्या है कि राजगीर के गर्म पानी के झरने में पाए गए बैक्टीरिया में जीवाणुरोधी गतिविधियां देखी गई हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के गर्म झरनों में एंटीबायोटिक उत्पादक बैक्टीरिया की अज्ञात खदान माना है। लेकिन भारत के गर्म झरनों में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया था, लेकिन उनके कथित महत्व से प्रेरित होकर तमिलनाडु के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में नालंदा जिले में राजगीर गर्म पानी के झरने की झील की जांच की है और उसमें जीवाणुरोधी बैक्टीरिया पाए गए हैं, मतलब जीवाणुरोधी गतिविधियों वाले बैक्टीरिया। तो चर्चा में क्यों है न्यूज़? गर्म पानी के झरनों में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया, जिसमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उच्च तापमान में जीवित रह सकते हैं और इसमें जीवाणुरोधी गुण हो सकते हैं। राजगीर झरनों में पाए गए बैक्टीरिया में जीवाणुरोधी गतिविधियों की खोज हुई है, जिससे ये न्यूज़ चर्चा में आ चुकी है। सामान्य रूप से गर्म झरनों में सल्फर और अन्य खनिजों की उपस्थिति बैक्टीरिया के विकास को नियंत्रित कर सकती है, जो कि इसके औषधीय गुणों को बढ़ावा देती है। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म इसकी VIT, तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने राजगीर के गर्म पानी के कुंड में, जिसे हॉट स्प्रिंग लेक कहा जाता है, उसमें बैक्टीरिया की जीवाणुरोधी गतिविधियों का अध्ययन किया है। यह शोध इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित किया गया इसको। तो अब देखिए शोधकर्ताओं ने 7 एक्टिनोबैक्टीरिया स्ट्रेन की पहचान की है, जो कि विभिन्न रोगजनक बैक्टीरिया इसके खिलाफ शक्तिशाली माइक्रोबियल यौगिक उत्पन्न करते हैं। तो इन रोगजनकों में शामिल कौन कौन से हैं? जो 7 तरह के रोगजनक पाए गए हैं। इशरैचिया कोली, ई कोली जिसे बोलते हैं, और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और क्लैसिएला न्यूमोनिया, और इसमें सूडोमोनास, और साथ में ही है स्टारपाइलोकोकस। तो ये 7 तरह के रोगजनक पाए गए हैं। तो
अध्ययन जो किया गया है इसे केमिकल पेपर्स में प्रकाशित किया गया है और इसमें एक्टिनोमाइसेटल्स बैक्टीरियम नाम के जो बैक्टीरिया है इससे जीवाणुरोधी यौगिक डाइएथिल फिथैलेट निकाला गया है। मतलब ये बैक्टीरिया जो है इनमें खोज करके ऐसे नए बैक्टीरिया पाए गए हैं, तो आप यहाँ पर उनके नाम देख सकते हैं। तो इस यौगिक ने लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस एक रोगजनक बैक्टीरिया जो कि लिस्टोरियोसिस नामक खाद्य जनित बीमारी का कारण बनता है। तो इसमें एक बैक्टीरिया पाया गया है जो कि लिस्टोरियोसिस नामक जो खाद्य जनित बीमारी है उसका ये रीज़न हो सकता है, इसके विकास को रोकने में प्रभावशाली परिणाम दिखाए हैं। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या रही थी। शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की जीवाणुरोधी क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें संभावित बैक्टीरिया को विभिन्न रोगजनक स्ट्रेन के साथ संवर्धित किया था, मतलब कल्चर्ड किया गया था। यदि टेस्ट बैक्टीरिया रोगजनकों के विकास को रोकते हैं तो ये पुष्टि करता है कि एंटीमाइक्रोबियल यौगिक उत्पन्न कर सकते हैं। डाइएथिल फिथैलेट को अलग करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया गया है जो कि यौगिकों को उनकी रासायनिक विशेषताओं के आधार पर अलग करता है। तो इसमें जो कंपाउंड थे उनको अलग करने के लिए एक स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ किया गया है। ये एक प्रकार की गैस है। तो ये खोज क्या दर्शाती है कि डाइएथिल फिथैलेट को लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस के खिलाफ दवा के रूप में विकास करने की क्षमता है जो कि खाद्य जनित संक्रमणों के इलाज में उपयोगी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्टेरिया जो बैक्टीरिया उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए थर्मोफिलिक बैक्टीरिया और उसकी जो जीवाणुरोधी गतिविधियां क्या। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आखिर है क्या। ये ऐसे बैक्टीरिया जो कि उच्च तापमान में जैसे कि 45 से 80 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा उसमें जीवित रह सकते हैं। राजगीर के गर्म कुंडों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। इन बैक्टीरिया में एक्टिनोबैक्टीरिया एक प्रमुख समूह है जो कि एंटीबायोटिक्स और अन्य जैव सक्रिय यौगिक उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। जीवाणुरोधी गतिविधियां क्या है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कुछ यौगिक जिसमें पेप्टाइड्स, फिनोलिक यौगिक या अन्य मेटाबोलाइट्स उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि रोगजनक बैक्टीरिया के विकास को रोक सकते हैं। तो राजगीर के मामले में अगर हम देखें तो एक्टोमाइसेटल्स बैक्टीरिया इसके द्वारा उत्पादित डाइएथिल फिथैलेट ने लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस के खिलाफ जीवाणुरोधी प्रभाव दिखाया है जो इसे संभावित एंटीबायोटिक दवा के रूप में महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब इस बैक्टीरिया को एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो गर्म पानी के जो झरने हैं सऊदी अरब, ईरान और पेरू में पाए जाते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ने भी ई कोली और एस ऑरियस और अन्य रोगजनकों के खिलाफ जीवाणुरोधी गतिविधियां दिखाई हैं। उदाहरण के लिए ईरान के मलहत हॉट स्प्रिंग में 3 बैक्टीरियल स्ट्रेन ने 75 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर जीवाणुरोधी गतिविधियां प्रदर्शित की हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकता है। तो राजगीर के गर्म कुंडों के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसमें एक औषधीय गुण पाए गए हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार राजगीर के गर्म कुंड जिसमें ब्रह्मकुंड आता है, सूर्य कुंड और सप्तधारा में सल्फर और अन्य खनिजों की मौजूदगी के कारण औषधीय गुण होते हैं। ये त्वचा रोगों और जड़ों के दर्द में राहत प्रदान करते हैं। तो शोधकर्ता केवी भास्कर राव ने कहा है कि इन कुंडों में मौजूद तत्वों के साथ साथ कुछ सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इनके उपचारात्मक गुणों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब इनके एक प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मतलब उनका भी बहुत बड़ा रोल रह सकता है। पर्यावरणीय स्थिति क्या है जो राजगीर के गर्म कुंड है। हाल ही के समाचारों के अनुसार अगर हम देखें तो कई कुंड जिसमें गंगा, यमुना, अनंत ऋषि सूख रहे हैं जिसके कारण उनकी जैव विविधता और औषधीय गुणों पर खतरा बढ़ रहा है।
जल संसाधन विभाग और PHED ने 2024 में इसके सूखने के कारण की जांच की, जिसमें अनधिकृत बोरिंग और भूजल सत्र का कम होना संभावित कारण बताए गए हैं। वैश्विक संदर्भ में इसकी अगर हम तुलना करें तो सऊदी अरब में जो जजान के गर्म झरनों में अलग किए गए ब्रेविबैक्टीरियम लाइनेसिस और बैसिलस सबटाइटल्स ने प्रोटीएज और अमाइलेज जैसे एंजाइमों के साथ जीवाणुरोधी गतिविधियां दिखाई हैं। तो ये पूरे विश्व में अगर हम देखें तो इनको ये जो बैक्टीरिया दिए गए हैं इनको एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ हो सकती हैं। पेरू के अगर हम देखें कज़मार्क के जो गर्म झरनों से बैसिलस वैलिजेंसिस और एनेक्सोबाइसिलस प्रजातियों ने बायोस्फेरिक टेंट्स और साइड्रोफोर्स उत्पन्न किए हैं, जो कि जीवाणुरोधी गुणों के साथ साथ बायोरीमेडिएशन में उपयोगी हो सकते हैं। तो अगर हम भारत के देखें तो राजगीर के अलावा अगर हम देखें तो झारखंड के सूरजकुंड हॉट स्प्रिंग में टेपाइडीफिलस, थर्मोफिलस और अनेक्सिया बैसिलस जो बैक्टीरिया की पहचान की गई है, जो कि एंजाइम उत्पन्न के साथ जीवाणुरोधी गुण दिखाते हैं। महत्व और संभावित अनुप्रयोग क्या है इनका? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, विश्व स्तर पर बढ़ती एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के कारण गर्म झरनों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया नई दवाओं की खोज में महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो बैक्टीरिया के कहीं भी किसी भी मतलब रूप में इनकी खोज की जाती है तो इनका बहुत महत्व होता है। ये नई दवाओं के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। डाइएथिल फ्थैलेट जैसे यौगिकों का उपयोग हो सकता है खाद्य जनित बीमारियां जैसे कि लिस्टेरियोसिस के खिलाफ दवाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। औद्योगिक उपयोग क्या है? एक ये जो यहाँ पर लिखा है लिस्टेरियोसिस, ये एक बीमारी है, तो इसके जो मतलब इसका इलाज करने के लिए जो दवाएं बनाई जा सकती है उसमें इनका यूज़ हो सकता है। औद्योगिक उपयोग क्या है इसका? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित थर्मोस्टेबल एंजाइम, जिसमें अमाइलेज, प्रोटीएज और एंटीमाइक्रोबियल यौगिक, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य और बायोरीमेडिएशन उद्योगों में उपयोगी हैं। पर्यावरणीय लाभ क्या है? ये बैक्टीरिया बायोरीमेडिएशन, जिसमें तेल, धातु और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है इन बैक्टीरिया का या इन कुंडों की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म है कि ये महत्वपूर्ण कुंड है। कई कुंडों के नाम देवी देवताओं जैसे कि ऋषि, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड से जुड़े हैं। मान्यता है कि इनमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। तो ये कुंडों का महत्व है। बौद्ध और जैन धर्म की अगर हम बात करें, राजगीर भगवान बुद्ध और महावीर का प्रमुख केंद्र है। गर्म कुंडों का उपयोग तीर्थ यात्रियों द्वारा स्नान और ध्यान के लिए किया जाता है। पर्यटन के सर्दियों में विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी में पर्यटकों की भीड़ बढ़ती है, जो कि इन कुंडों में स्नान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये है राजगीर के जो ब्रह्म कुंड है और जो सूर्य कुंड है यहाँ पर है। राजगीर के गर्म कुंडों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस और सल्फर युक्त यानी कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के आदर्श वातावरण प्रदान करता है। सल्फर और अन्य खनिजों की मौजूदगी बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक मार्गों को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे अनूठे यौगिक उत्पन्न करते हैं। जो सल्फर और अन्य खनिजों की इनमें मौजूदगी पाई गई है इन जो कुंडों में, तो बैक्टीरिया के जो मेटाबॉलिक मार्ग हैं उनको प्रभावित करेंगे, जिससे और ज़्यादा जो मतलब अनूठे जो विशिष्ट कंपाउंड्स होंगे उनको बनाने में मदद मिलेगी। चुनौतियां और भविष्य के कदम क्या हो सकते हैं? जल संकट आ सकता है। इस वजह से राजगीर के गर्म कुंडों के सूखने से उनकी जैव विविधता खतरे में है, जिससे बैक्टीरिया और उनके यौगिकों पर शोध प्रभावित हो सकता है। शोध की कमी है। भारत के जो गर्म झरने हैं, विशेष रूप से राजगीर पर अभी तक व्यापक अध्ययन नहीं किया गया। VIT का शोध इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अधिक गहन शोध की और ज़्यादा आवश्यकता है। सूखने का खतरा, अनाधिकृत बोरिंग और भूजल सत्र का कम होना गर्म कुंडों के लिए खतरा है। इससे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की जैव विविधता और उनके औषधीय गुण प्रभावित हो सकते हैं। सीमित शोध इसमें की जा सकती है। राजगीर के गर्म कुंडों पर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का अध्ययन अभी प्रारंभिक चरण में है। VIT शोध का एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन गहन अध्ययन की आवश्यकता है।
संरक्षण की ज़रूरत है। कुंडों के संरक्षण के लिए सरकारी और वैज्ञानिक प्रयास बहुत ज़रूरी हैं ताकि उनकी प्राकृतिक और औषधिक विरासत जो है वो बची रहे। तो ये थे हमारा आज के टॉपिक द हिंदू के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।